जिसकी परमानेंट मेंबरशिप फीस पूरे 9,000 करोड़ रुपए है। कि क्या अब दुनिया में शांति भी पैसे देकर खरीदी जाएगी? ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पहेली है। क्या शांति की कीमत 9,000 करोड़ रुपए हो सकती है? हम और आप अक्सर अपने अपने शहरों के एलीट क्लब्स की सदस्यता पाने को बेचैन रहते हैं, क्योंकि उस सदस्यता के लिए मोटी फीस लगती है और चुनिंदा लोगों को ही ये मौका मिलता है। अब ऐसा ही एक एक्सक्लूसिव क्लब देशों का बनने जा रहा है, जिसकी परमानेंट मेंबरशिप फीस पूरे 9,000 करोड़ रुपए है। और ये क्लब कोई पार्टी करने की जगह नहीं, बल्कि दुनिया में शांति लाने के लिए बनाया गया है, खास तौर पर गाजा के। सुनने में अजीब लगता है ना, कि क्या अब दुनिया में शांति भी पैसे देकर खरीदी जाएगी? लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में अभी यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने के लिए एक नया ग्रुप बनाया है, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। पीस यानी शांति। और इसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पर्सनल इनविटेशन भेजा है। ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पहेली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बोर्ड का स्थायी सदस्य बनने के लिए देशों को $1 अरब यानी करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए की एंट्री फी देनी पड़ सकती है। अगर भारत इसमें शामिल होता है, तो क्या हम अमेरिका के एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है? और अगर मना करते हैं, तो क्या सुपर पावर अमेरिका और उसके मूडी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो जाएंगे? आज के वीडियो में हम इसी महंगी शांति के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले समझाती हूं कि ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या। इसे आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट मान सकते हैं। गाजा में शांति लाने और वहां की तबाही को ठीक करने के लिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया था, जिसे गाजा पीस प्लान कहा गया। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने इस प्लान को मंजूरी दे दी। यानी दुनिया ने मान लिया था कि अमेरिका गाजा में शांति लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ट्रंप ने इस प्लान का फेज 2 यानी दूसरा चरण शुरू किया है, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। ट्रंप ने इस काम के लिए एक अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना दी है। यही है बोर्ड ऑफ पीस। कागजों पर तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन इसकी संरचना किसी प्राइवेट कंपनी जैसी ज्यादा लगती है। ट्रंप इसके आजीवन चेयरमैन यानी लाइफ टाइम बॉस रहेंगे। मतलब जब तक वो चाहेंगे, इस बोर्ड की कमान उनके हाथ में रहेगी। संयुक्त राष्ट्र ने जब ट्रंप के पीस प्लान को मंजूरी दी थी, तो उसे सिर्फ 2 साल के लिए और केवल गाजा तक सीमित रहने को कहा था। लेकिन ट्रंप का ये नया बोर्ड उससे कहीं आगे निकल गया है। इसके नियमों में सिर्फ गाजा का जिक्र नहीं है, जिससे एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ट्रंप इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया के झगड़े सुलझाने, या यूं कहें कि दुनिया को अपने हिसाब से चलाने के लिए करना चाहते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये संयुक्त राष्ट्र के पैरेलल एक नया दफ्तर खोलने जैसा है। जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले ज्यादातर लोग जानते हैं कि ट्रंप को UN का काम करने का तरीका कभी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता है कि UN बहुत धीमा है और वहां से बातें होती हैं। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि ट्रंप इस बोर्ड को UN के विकल्प के तौर पर खड़ा कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा विकल्प जहां अमेरिका और ट्रंप का सिक्का चले, अब बाकी देश सिर्फ सदस्य बनकर रहे। यही वजह है कि अब वो दुनिया भर के नेताओं को चिट्ठियां लिखकर इसमें शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है। क्या सच में इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए भारत को 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे? तो देखिए, इस बोर्ड की मेंबरशिप के 2 स्तर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्ट्रीमिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन होता है। पहला है 3 साल की अस्थायी सदस्यता। अगर कोई देश अभी जुड़ता है, तो वो 3 साल तक सदस्य रह सकता है बिना कोई पैसा दिए। लेकिन ट्रंप का असली खेल स्थायी सदस्यता में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी देश को इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता चाहिए है, तो उसे $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए का फंड देना होगा।
अब इसे एक पल के लिए भारत के पैमाने पर रखकर देखिए। $1 बिलियन, यानी इतनी बड़ी रकम कि इससे देश में चंद्रयान जैसे 2-3 बड़े स्पेस मिशन का स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, या कई एम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पताल बनकर तैयार हो सकते हैं। ये कोई फाइनल हिसाब किताब नहीं है, बस एक तुलना है ताकि आपको समझ आए कि हम किस लेवल के पैसों की बात कर रहे हैं। सवाल शांति का तो समझ आता है, लेकिन सवाल यह भी तो है कि क्या किसी इंटरनेशनल बोर्ड की कुर्सी के लिए इतनी रकम देना सही मॉडल है? और ऊपर से ट्रंप की शर्त कि पूरी रकम मेंबर बनने के लिए 1 साल के अंदर ही देनी होगी। इसके पीछे ट्रंप का लॉजिक है कि यह पैसा गाजा को फिर से बसाने में काम आएगा। लेकिन कई डिप्लोमैट्स इसे प्रोटेक्शन मनी या ट्रंप की गुड बुक्स में रहने की कीमत मान रहे हैं। अगर कोई देश पैसे नहीं देता तो 3 साल बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी, यानी परमानेंट सीट सिर्फ अमीरों और अमेरिका के वफादारों के लिए रिजर्व है। अमेरिका ने भरोसा जरूर दिलाया है कि इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह होगा और इसमें वो नौकरशाही वाली सुस्ती नहीं जो यूएन या वर्ल्ड बैंक में दिखती है। ट्रंप का कहना है कि इस बोर्ड में काम करने वालों को बहुत मोटी तनख्वाह नहीं मिलेगी, सारा पैसा काम पर लगेगा। लेकिन सवाल तो अभी वही है, क्या शांति की कीमत लगाई जा सकती है? जो देश गरीब हैं लेकिन शांति चाहते हैं, क्या उनके लिए इस बोर्ड में कोई जगह नहीं होगी? ये मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से ज्यादा एक बिजनेस डील जैसा लग रहा है, जहां आप पैसे फेंकिए और पावर वाली कुर्सी खरीद लीजिए। एक और सवाल है कि ये बोर्ड ऑफ पीस काम कैसे करेगा। फिलहाल इस पर ट्रंप की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन अब तक 2 अलग-अलग काउंसिल की घोषणा हो चुकी है। एक है फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ट्रंप की मंशा क्या है। ट्रंप ने इस बोर्ड के लिए जो टीम चुनी है उसमें डिप्लोमैट से ज्यादा बिजनेसमैन भरे। इस बोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से को फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जा रहा है, जिसके 7 सदस्यों में 6 अमेरिकी हैं। बोर्ड के अध्यक्ष हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, वो दोनों भी इसका हिस्सा हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप सरकार में डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गैब्रियल जूनियर, रियल एस्टेट डेवलपर और निवेशक स्टीव विटकॉफ, अरबपति और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन के अलावा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा इसमें शामिल हैं। दूसरा है गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो सीधे गाजा में जमीनी स्तर पर काम करेगा, जिसमें शामिल होने के लिए कई देशों को न्योता भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अलावा करीब 60 देशों को ट्रंप का न्योता मिला है। इस लिस्ट में अमेरिका के पुराने दोस्त फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, साथ ही पाकिस्तान, हंगरी और मिडिल ईस्ट के कई देश भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी न्योता भेजा गया है, जो अमेरिका की पुरानी नीतियों से बिल्कुल उल्टा है। लेकिन अभी तक सिर्फ हंगरी ने आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल होने की पुष्टि की, जहां के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ट्रंप के करीबी दोस्त माने जाते हैं। बाकी देश अभी वेट एंड वॉच के मूड में। यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में फिलिस्तीन का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। मतलब जिस जगह पर शांति लाने की बात हो रही है, वहां के लोगों को इस बोर्ड के टॉप स्ट्रक्चर से बाहर रखा गया है। कहा जा रहा है कि भविष्य में गाजा की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, लेकिन फिलहाल फैसले लेने वाली मेज पर उनकी कुर्सी खाली है, या उनके लिए कुर्सी है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर पीड़ित पक्ष ही फैसले में शामिल नहीं होगा तो वो शांति कितनी टिकाऊ होगी, इस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान है, जिसके मुताबिक जमीनी स्तर पर काम के लिए नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा की तैयारी है, जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लोग शामिल होंगे, जिनके पास वेस्ट बैंक को चलाने का अनुभव है। सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से यह संस्था गाजा के ज्यादा करीब है और पश्चिमी देशों के बजाय ज्यादा बेहतर तरीके से उसके लिए काम कर सकती है। लेकिन ये सब होगा कब, इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब अपने सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि आखिर ट्रंप को अचानक भारत और प्रधानमंत्री मोदी की याद क्यों आई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने 18 जनवरी को खुद कंफर्म किया कि प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा गया है। इसके पीछे ट्रंप की 3 बहुत साफ और रणनीतिक वजहें दिखाई देती हैं। पहली, इजराइल को मनाने के लिए भारत का इस्तेमाल। देखिए, ट्रंप ने बोर्ड तो बना दिया, लेकिन इजराइल इससे बहुत खुश नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि कतर और तुर्की जैसे देश जो हमास के प्रति नरम रुख रखते हैं, अगर इस बोर्ड में आ गए तो इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री इतामार बेन-गिविर ने कहा कि तुर्की के कंट्रोल वाले बोर्ड को गाजा सौंपने से अच्छा है कि फिर से युद्ध कर लिया जाए। यहाँ भारत का रोल अहम हो जाता है। भारत के इजराइल के साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं और साथ ही फिलिस्तीन के साथ भी हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत मीडिएटर का काम करे और इजराइल को भरोसा दिलाए कि ये बोर्ड उसके खिलाफ नहीं है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारत की ये बैलेंसिंग पावर ट्रंप के बहुत काम आ सकती है। दूसरी वजह है पैसा। जैसा कि मैंने बताया, गाजा को फिर से बसाने के लिए ट्रंप को फंड चाहिए। भारत आज $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी। अमेरिका जानता है कि अकेले पश्चिमी देश अब इतना पैसा खर्च करने के मूड में नहीं है। ऐसे में भारत जैसी उभरती हुई आर्थिक ताकत अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो बोर्ड की जेब भारी हो जाएगी। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का मकसद साफ है, हर देश से $1 बिलियन जुटाना। भारत को न्योता देने का एक बड़ा मकसद हमारे विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स की तरफ देखना भी है। तीसरी और सबसे टेढ़ी वजह है प्रेशर टैक्टिक्स और ट्रंप का ईगो। डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का तरीका लगभग सभी जानते हैं। वो लेन देन में यकीन रखते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं। वो लगातार भारत पर ट्रेड टैरिफ बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। यहां तक कि रूसी तेल खरीदने पर 500% टैक्स लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे माहौल में ये न्योता एक तरह का टेस्ट भी हो सकता है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो ट्रंप खुश हो जाएंगे और शायद ट्रेड वॉर में थोड़ी नरमी बरते। अगर भारत मना करता है तो ट्रंप इसे अपनी बेइज्जती मान सकते हैं। यानी ये सिर्फ शांति का प्रस्ताव नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव का एक हथियार भी है। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमें इस बोर्ड में शामिल होना चाहिए, और ये फैसला इतना आसान नहीं है। विशेषज्ञ इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दे रहे हैं जो हमें समझने चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती है पैसा और मिसाल। भारत 3 साल की फ्री मेंबरशिप तो ले सकता है, लेकिन क्या हम 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक सीट के लिए देना चाहेंगे? भारत आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सीट खरीदने के लिए पैसे देने का समर्थक नहीं रहा है। हम मानते हैं कि वैश्विक संस्थाओं में जगह योग्यता और वोटिंग से मिलनी चाहिए, नीलामी से नहीं। अगर भारत पैसे देकर जुड़ता है तो कल को क्लाइमेट चेंज या सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी अमीर देश ऐसे ही पे फॉर सीट मॉडल ले जाएंगे, जो भारत जैसे विकासशील देशों के खिलाफ जाएगा। इसके बजाय भारत सीधे गाजा को मानवीय सहायता देना ज्यादा बेहतर समझेगा, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। दूसरी दिक्कत है पाकिस्तान फैक्टर। ट्रंप ने पाकिस्तान को भी न्योता भेजा और पाकिस्तान ने तो दिलचस्पी भी दिखा दी है। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही बोर्ड में बैठते हैं तो वहां गाजा की बात कम और कश्मीर या आपसी तू-तू में ज्यादा हो सकती है। एक ऐसे मंच पर काम करना जहां हमारा पड़ोसी देश या कहें दुश्मन हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करे, भारत के लिए सरदर्दी बन सकता है। तीसरी और सबसे गंभीर चुनौती है सेना भेजने का दबाव। अमेरिका के पीस प्लान में गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी शांति सेना तैनात करने की बात है। भारत की एक बहुत पुरानी और सख्त नीति है कि हम अपनी सेना सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे ही विदेश भेजते हैं। हम किसी एक देश या गुट के कहने पर अपनी फौज नहीं उतारते। अगर कल को ट्रंप का ये बोर्ड भारत से कहे कि आपने पैसे दिए हैं, अब अपनी सेना भी भेजिए, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। हम अपनी निष्पक्ष विदेश नीति को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को इसमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्लोबल पावर या विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े झगड़ों से मुंह नहीं मोड़ सकते। भारत ने अब तक रूस यूक्रेन और गाजा इजराइल युद्ध में बहुत सधी हुई चुप्पी साधी है, लेकिन अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। इस बोर्ड में रहकर भारत ये सुनिश्चित कर सकता है कि गाजा में जो भी हो वो न्यायपूर्ण हो और किसी एक देश की मनमानी वहां ना चले। टेबल पर बैठकर अपनी बात रखना बाहर रहकर शिकायत करने से बेहतर हो सकता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय फैसला करते हैं कि हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना, तो इसका अंजाम क्या होगा? कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत के मना करने से भारत अमेरिका के रिश्तों की नींव तो ज्यादा नहीं हिलेगी, क्योंकि दोनों देशों को चीन के खिलाफ एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन ट्रंप का ईगो बहुत नाजुक चीज है और वो दुनिया पिछले कुछ सालों में देख ही रही है। अगर ट्रंप को ये बात दिल पर लग गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे बुलाने पर भी आने से मना कर दिया, तो इसका असर व्यापार पर दिख सकता है। वो भारत के आईटी सेक्टर, फार्मा या कपड़ा निर्यात पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इस जोखिम को कम करने के लिए भारत एक बीच का रास्ता निकाल सकता है।
जैसा हमने पहले भी कई बार किया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मेंबर बनने के बजाय किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी को भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेज सकते हैं। याद कीजिए, मिस्र में जब गाजा पर सम्मेलन हुआ था तब भी प्रधानमंत्री मोदी को न्योता था, लेकिन उन्होंने विदेश राज्य मंत्री को भेजा था। इस बार भी भारत वही रणनीति अपना सकता है, यानी अस्थायी तौर पर बोर्ड में शामिल हो जाओ, लो प्रोफाइल रहो और पैसे देने का वादा मत करो। बोर्ड ऑफ पीस की राह में एक और रोड़ा है हमास। गाजा में हमास अब भी एक्टिव है और साथ ही नई दिक्कत सर उठा चुकी है। माना जा रहा है कि हमास को नई सरकार में जगह नहीं मिलेगी, तो उस खाली जगह को भरने के लिए बाकी मिलिटेंट ग्रुप सक्रिय हो चुके हैं। सबको सत्ता चाहिए, लेकिन तजुर्बा किसी के पास नहीं है। ऐसे में गाजा में चुनाव और स्थिर सरकार लाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। मलबे को हटाकर नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि गाजा में शांति बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां के लोग जिस नर्क से गुजर रहे हैं उसे खत्म होना ही चाहिए। खासकर वहां के बच्चों का जीवन और भविष्य बेहतर करना होगा। लेकिन ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस शांति से ज्यादा कूटनीति का निजीकरण लगता है। जब आप शांति की मेज पर बैठने की कीमत $1 अरब लगा देते हैं, तो आप ये संदेश देते हैं कि दुनिया के फैसले सिर्फ अमीर देश करेंगे, सही या गलत देश नहीं। भारत के लिए ये एक बहुत पतली रस्सी पर चलने जैसा है। हमें अमेरिका के साथ दोस्ती निभानी है, इजराइल का भरोसा भी रखना है और अपनी आजाद विदेश नीति भी बचानी है। 9,000 करोड़ का चेक काटकर किसी और के बनाए नियमों पर चलना भारत के कद को शोभा नहीं देता। शायद भारत का ये कहना ज्यादा सही होगा कि हम शांति के लिए हर मदद देने को तैयार हैं, लेकिन अपने नियमों और अपनी शर्तों पर, किसी सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इतनी बड़ी रकम देकर इस ग्लोबल बोर्ड का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, या हमें इस पैसे का इस्तेमाल अपने देश के विकास में करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।